ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। सबको पता है कि एसएसबी में 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ चेक करी जाती हैं। किसी को भी आप पूछोगे वो बोलेंगे कि शो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ इन दी एसएसबी एंड आप सिलेक्ट हो जाओगे। बट क्या कभी किसी ने बताया है कि वो एसएसबी में 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ शो कैसे करते हैं? मुझे पता है कि वो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ क्या हैं, बट मुझे ये भी तो बताओ कि उसको कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ ऑफिसर्स थ्रू आर साइक स्टोरीज, थ्रू आर इंटरव्यूइंग आंसर्स एंड थ्रू आर जीटीओ टास्क। तो किसी ने ये आपको बताया है? नहीं। मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू शोकेस द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ इन द एसएसबी इंटरव्यू। 15 अटेम्प्ट, 16, 17, 25th, 28। यार इतने अटेम्प्ट लग जाते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि वो कैंडिडेट ऑफिसर लाइक क्वालिटी उसके अंदर हैं कि नहीं। कभी सोचा इसके बारे में कि क्यों उसको इतने सारे अटेम्प्ट लग गए टू प्रूव कि उसके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है उन ऑफिसर्स को? कभी सोचा है? उसका एक ही आंसर होता है कि उसको पता ही नहीं है यार कि कैसे ऑफिसर लाइक क्वालिटी शो करी जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस। जिसने ये आइडेंटिफाई जल्दी कर लेता है जो भी बंदा, उसको रिकमेंडेशन जल्दी मिल जाती है। सो इन टुडेज वीडियो आई विल बी शोइंग यू कैसे आप वो कर सकते हो एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बहुत लोगों को रिकमेंडेशन मिलने वाली है। जैसे ही वो ये वीडियो देखेंगे उनको बहुत क्लैरिटी मिलेगी अबाउट देमसेल्फ कि कहाँ वो गलती कर रहे हैं और कहाँ उनको आंसर्स चेंज करने की ज़रूरत है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो यार जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि एसएसबी में 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं जो वो टेस्ट करते हैं इन दी कैंडिडेट्स। जिनके अंदर वो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं उनको वो रिकमेंड कर देते हैं। क्या ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ सबके अंदर होती हैं? यस। क्या ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी सब लोग शो करते हैं? नो। तो कैसे आप शो करोगे उससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली ऑफिसर लाइक क्वालिटीज 4 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। पहला पार्ट होता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, जिसके अंदर आता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। दूसरा हो जाता है सोशल एडजस्टमेंट, जिसके अंदर आ जाता है सोशल अडेप्टेबिलिटी, कॉपरेशन एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल इफेक्टिवनेस हो जाता है थर्ड थिंग, जिसके अंदर आता है इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप एंड लाइवलीनेस। एंड फोर्थ थिंग में आ जाता है डायनामिज्म, जिसके अंदर आता है डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्टैमिना। ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं जो एसएसबी इंटरव्यू में कैंडिडेट्स के अंदर देखी जाती है। अब हम एक एक कैटेगरी को अच्छे से पढ़ेंगे कि वो कैटेगरी में कौन कौन सी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आती हैं, उस क्वालिटी का मतलब क्या होता है, उसको कैसे हम शो कर सकते हैं थ्रू योर साइकोलॉजी स्टोरीज, इंटरव्यूइंग आंसर्स एंड जीटीओ टेस्ट। तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इज बेसिकली आपके माइंड के बारे में होता है वो, कि क्या आप एक अच्छे से सोच सकते हो कि नहीं। अगर आपके सामने एक प्रॉब्लम है तो आप कैसे अपना माइंड यूज़ करोगे। आपके सामने कोई सिचुएशन है तो आप कैसे अपने माइंड को यूज़ करके उसका इफेक्टिव सॉल्यूशन बताओगे। सो यहीं से हमारी पहली क्वालिटी हो जाती है जो होता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू गिव जुगाड़ू सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। सो बेसिकली यार एक आप इमेजिन करो एक सिनेरियो जिसमें आप एक इवेंट होस्ट कर रहे हो और वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई। सो बेसिकली वहाँ पे जो भी डांस परफॉर्मेंस होनी थी सडनली वो रुक जाती है बिकॉज कोई इशू आ गया बैक एंड में। नाउ आप होस्ट कर रहे हो, आप क्या करोगे? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऑडियंस के साथ एक गेम खेलता, मैं उनको इंगेज कर देता, या मैं पुशअप कंपटीशन स्टार्ट कर देता। मैं दो चार स्टूडेंट्स को बुलाता और पुशअप कंपटीशन स्टार्ट कर देता। जब तक मैं उनको इंगेज रख रहा हूँ बैकएंड पे काम हो रहा है और जल्दी से वो इशू रिजॉल्व होगा। जैसे ही वो रिजॉल्व होगा मैं बोलूँगा ओके लेडीज एंड जेंटलमैन लेट अस स्टार्ट द शो। तो ये क्या हो गया? ये एक जुगाड़ू सॉल्यूशन है।
आपने अपने माइंड को यूज करा इन ऑर्डर टू ओवरकम दी ऑब्स्टेकल। तो ये हो जाता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। तो जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको कोई भी आंसर्स क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आपके आंसर्स में आप ट्राई करो कि कहाँ कहाँ आपके कौन कौन से इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे आपने इफेक्टिव इंटेलिजेंस यूज़ करी है। वो कुछ भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि आपने आपकी बाइक ख़राब थी तो आपने उसको कैसे रिपेयर करा। कोई टॉय ख़राब हो गया तो आपने उसको कैसे रिपेयर करा। कोई इवेंट चल रहा था, कोई सिचुएशन आ गई, कोई हर्डल आ गया, आपने उसको कैसे ओवरकम करा। फुटबॉल गेम चल रहा है, एक बंदा इंजर्ड हो गया, आपने कैसे वो इंजर्ड को सब्सटीट्यूट करा, और कैसे आपने वो प्लेयर्स बैक एंड पहले से ही सोच रखा था कि ये एक मैं बैकअप लेके जाऊंगा। पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। तो जब आप अपने आंसर्स में ये प्रूव करते हो कि आपके साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं एंड आपने उनको अच्छे से आइडेंटिफाई करके एक अच्छा सॉल्यूशन दिया है, जब आप ये इंसिडेंट शेयर करोगे इन दी इंटरव्यू, तो आपका बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एंड वो जो ऑफिसर वहाँ बैठा है उसको यकीन हो जाएगा कि आपके अंदर ये इफेक्टिव इंटेलिजेंस है। चलो अब दूसरी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, जो है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में आपको बहुत ही सावधान रहना है, बिकॉज इट इज़ लीस्ट ट्रेनेबल। रीजनिंग एबिलिटी कोई नहीं सिखा सकता एक इंडिविजुअल को, वो उसको खुद से सीखनी पड़ती है। और उसको एक रेड फ्लैग होता है जिसके अंदर रीजनिंग एबिलिटी नहीं होती है, वो कभी रिकमेंड नहीं होगा। रीजनिंग एबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू एनालाइज द एसेंशियल थिंग बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। क्या आपके डिसीजन एकदम हवे में होते हैं, रैंडमली कुछ भी आपके मन में आ रहा है तो आप एक डिसीजन ले लेते हो? कि क्या डिसीजन लेने से पहले आप 10 बार सोचते हो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप ये डिसीजन ले रहे हो? आपके हर एक्शन और आपके हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होना चाहिए, और उसी को कहते हैं रीजनिंग एबिलिटी। अगर आप सोच रहे हो कि आपको ये शूज़ खरीदने हैं, तो उसके रीज़न होना चाहिए कि आप वो शूज़ खरीद रहे हो बिकॉज आपका ये एक चीज़ के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है, और वो शू बाकी शू से क्यों बेटर है। क्या उसका प्राइस पॉइंट बेटर है, क्या उसकी कंफर्ट बेटर है, क्या उसका कलर अच्छा है। आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए बिफोर यू मेक अ डिसीजन। तो ये चीज़ हो जाती है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी आप कैसे शो कर सकते हो इन दी इंटरव्यू? आपने कभी ऑनलाइन कोर्स लिया है? क्या आपने कभी यूट्यूब वीडियो देखा है? तो जब आप बता रहे हो कि सर आई वॉच दिस यूट्यूब चैनल, उसके पीछे रीजनिंग दो ना यार। सर आई वॉच दिस यूट्यूब चैनल बिकॉज यहाँ पे हमारे मेरा एक सिंक बनता है, वो यूट्यूबर की लाइफ से मैं रिलेट कर पाता हूँ। सर मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, मैं ऑनलाइन वीडियोस देखता हूँ, ऑनलाइन करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि सर मेरे को रीडिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। मैं वो 3 घंटे जो न्यूज़पेपर पे बिताता हूँ, मैं 3 घंटे का बजाय मैं 1 घंटे में ही पूरी वीडियोस निपटा दूँ। मुझे ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है वीडियो देखने से। और जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं थोड़े आर्टिकल्स पढ़ लेता हूँ, एडिटोरियल पढ़ लेता हूँ, क्योंकि वो मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। इतनी अच्छी जब आप रीजनिंग दे देते हो इतने अच्छे स्ट्रक्चर के साथ, तो आपकी रीजनिंग एबिलिटी कौन डाउट करेगा? वो सीधा टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वालिटीज टेस्ट करेंगे वेदर यू हैव इट इन यू और नॉट। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका रीजनिंग एबिलिटी का। तो चलिए हम तीसरी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, और जो हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी के अंदर आ जाता है कि आप कितने अच्छे से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हो इन ऑर्डर टू गिव अ इफेक्टिव रिजल्ट। तो आप ये कैसे दिखाओगे यार इन दी एसएसबी इंटरव्यू? क्या आपने कभी प्रोजेक्ट का काम करा है? तो इन द प्रोजेक्ट आपके 4 मेंबर्स होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल होंगे टू डू अ मेजर प्रोजेक्ट। आपने कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करी अमंग द ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड नॉलेज, राइट? जिसको ज़्यादा नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में आपने उसको क्रूशल काम दिया, जिसको एडिटिंग आती थी आपने उसको एडिटिंग का काम दिया, जिसको पीपीटीज बनानी आती थी आपने उसको पीपीटी का काम दिया। तो यही चीज़ हो जाती है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। आप अपने स्ट्रेंथ्स को, जो आपके ग्रुप में टीममेट्स हैं, आप उनको कैसे यूटिलाइज करते हो, बिकॉज यहाँ पे आपके रिसोर्स आपका ग्रुप है। तो आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बता सकते हो कि सर जब मैं ग्रुप में होता हूँ तो मैं इनिशिएटिव लेता हूँ, एंड मैं जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है
आई डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रेंथ्स। जिसको जो अच्छा लगता है काम करना, मैं उसको वो ही काम देता हूँ। एंड अगर आप फुटबॉल का काम, एंड अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आप बता सकते हो कि आप कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करते हो इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी। आप कैसे इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हो अपने ट्रेनिंग सेशंस में इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर स्टैमिना। तो जब आप एक अच्छे तरीके से अपने रिसोर्स को यूज़ करते हो तो जो वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हैं वो टिक कर देते हैं कि इसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है। तो सारे टेस्ट में ट्राई करिए कि आप एक ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी इन तरीकों से शो कर रहे हो, ताकि आप उनको अश्योरेंस दे पाओ कि आपके अंदर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी भी है। फोर्थ क्वालिटी हो जाती है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। सो इट इज़ बेसिकली द एबिलिटी टू टेल योर आइडियाज़ एंड थॉट्स इन अ वेरी इफेक्टिव वे टू दी अदर्स। पावर ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि अगर मुझे नॉलेज है एक टॉपिक के बारे में तो आप कितनी अच्छे से उसको बता सकते हो टू दी अदर्स। तो ये चीज़ आप बता सकते हो इन दी एसएसबी इंटरव्यू की आपने कहाँ कहाँ पब्लिक स्पीकिंग करी है, आपने कहाँ कहाँ मेंटोरशिप करी है। अगर आपने अपने पापा मम्मी को कुछ सिखाया है तो उनको बताइए कि आपने ये सिखाया है, क्योंकि जब आप ये इंसिडेंट्स बताते हो तभी एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर या साइकोलॉजिस्ट जब आप स्टोरीज में लिखोगे उसको यकीन होगा कि आपके अंदर यार पावर ऑफ एक्सप्रेशन है। तभी तो आपने उनको अच्छे से बताया, तभी तो आपने उनकी हेल्प करी। अगर किसी को बताना ही ना आए तो वो टीचर्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पावर ऑफ एक्सप्रेशन। उनको पता है कि कैसे वो सामने वाले को अंडरस्टैंड कराना है एक टॉपिक। सो सेम अप्लाइज टू यू। प्लीज़ शेयर द इंसिडेंट्स जहाँ पे आपने दूसरों की हेल्प करी हो, आपने दूसरों को मेंटोरशिप दी हो, ताकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड साइक या जीटीओ सर को पता चल सके कि आपके अंदर पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्वालिटी भी है। यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा पहला टॉपिक जो है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, जो हमारे माइंड का खेल होता है। इसके अंदर 4 क्वालिटीज़ आती हैं और हमने वो डिस्कस कर ली। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप कैसे ये फर्स्ट टॉपिक के अंदर जो क्वालिटीज़ आती हैं उसको कैसे आप बता सकते हो इन दी प्रोसेस। तो चलो अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं जो हो जाएगा सोशल एडजस्टमेंट। यार सोशल एडजस्टमेंट दिल का काम होता है। आपके दिल में क्या कुछ गलत चीज़ें हैं? आर यू अ गुड ह्यूमन और नॉट? क्या आपके अंदर एक अच्छा दिल है कि नहीं? वो आइडेंटिफाई करने के लिए एसएसबी में सोशल एडजस्टमेंट करके एक टॉपिक है जिसके अंदर 3 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आती हैं: सोशल अडेप्टेबिलिटी, कॉपरेशन एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, आपने सही पढ़ा, ये लीस्ट ट्रेनेबल होती है। आप किसी को एक अच्छा ह्यूमन बना नहीं सकते हो, वो फेक करेगा, इजीली आइडेंटिफाई होगा। लाइक दिस, इजीली 3 ऑफिसर्स बैठे हैं उधर, साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, 3 में से एक ना एक पक्का पकड़ लेगा कि आपके अंदर एक अच्छा हार्ट है कि नहीं। सो ये लीस्ट ट्रेनेबल होती है। तो सोशल एडजस्टमेंट के अंदर जो पहली क्वालिटी होती है वो होती है सोशल अडेप्टेबिलिटी। नाम से ही समझ आ रहा है कि कैसे आप अडेप्ट होते हो इन द डिफरेंट सिचुएशंस। जब आप दूसरों से मिलते हो फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, यू कम इन टू अ न्यू इन्वायरमेंट, तो कितनी जल्दी आप अडेप्ट कर जाते हो विद द इन्वायरमेंट। सो बेसिकली इन दी प्रोसेस आप कैसे ऑफिसर्स को बता सकते हो ये क्वालिटी? तो बेसिकली आप बता सकते हो कि आप जब न्यू जगह गए थे तो आपने कैसे न्यू फ्रेंड्स बनाए थे। अगर आपकी ट्रैक के बारे में बात कर रहे हो, कोई ट्रिप के बारे में बात कर रहे हो, तो आप बताओ कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करा, बट ये भी बताओ यार कि आपने वहाँ पे बाकी टूरिस्ट जो आए थे उनसे भी मिले, वहाँ के जो लोकल पीपल थे आप उनसे भी मिले, आपने उनकी हेल्प ली, आपने उनको हेल्प दी, और आपने कैसे उनके साथ फ्रेंडशिप करी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन दी एसएसबी। आप कभी भी कोई भी स्टोरी लिख रहे हो ना, आप वहाँ पे ज़रूर मेंशन करो कि वो वहाँ पे जाके बाकी लोगों से भी उसने दोस्ती करी। वो गया था ये सीखने गया था, एंड वहाँ पे उसको जो बाकी कलीग्स मिले उसके साथ भी उसकी दोस्ती हो गई।
आप नई कॉलेज गए हो, आप बताओ कि कॉलेज में जाते ही आपने कैसे फ्रेंडशिप करी दूसरे लोगों से। आप स्पोर्ट्स खेलते हो, आप टीम में गए, आपने कैसे यू नो सबसे फ्रेंडशिप करी। आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जिसको देख के लोग आते हैं आपसे बात करने। क्या आप बहुत ज़्यादा चुटकुले सुनाते हो, या आप एक अच्छी सिंगिंग करते हो, कि आपका लाइवली नेचर है जिसकी वजह से लोग आते हैं। क्या आप ऑनेस्ट हो, क्या आप ट्रस्ट वर्दी हो। इतनी सारी क्वालिटीज होगी ना, तो आइडेंटिफाई करो यार, क्यों आप दोस्त बना पाते हो। और अगर आप नहीं बना पाते हो तो आप ट्राई करते रहो कि आप न्यू फ्रेंड्स बनाओ। एंड आप जब ये बनाओगे तो ही वो क्वालिटीज़ आपके अंदर आएंगी, एंड आप शो कर पाओगे इन द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ द इंसिडेंट्स। नेक्स्ट हो जाता है कॉपरेशन। कॉपरेशन का सिंपल मतलब होता है कि आप बर्डन ना बनो किसी के ऊपर। अगर आप एक ग्रुप में हो तो आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए किसी से भी। तो आप कैसे कॉपरेशन दिखा सकते हो इन दी एसएसबी इंटरव्यू। तो आप ये बोल सकते हो कि आप यू you नो दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो। एंड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हेल्प करने से ज़्यादा होता है हेल्प लेना। बहुत लोगों को लगता है कि यार मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने कौन सी हेल्प ली है, मैं ये बताऊंगा कि मैंने कितनी हेल्प करी है। माई डियर फ्रेंड, जो हेल्प नहीं लेता है ना, वो ईगोइस्टिक होता है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर को पता है कि अगर ये हेल्प नहीं ले रहा है ना, तो ये सोचता है कि दी अदर पर्सन कैन नॉट हेल्प मी, दैट इज द रीजन वाई आई विल नॉट आस्क हेल्प फ्रॉम हिम। तो प्लीज आपको उनको शो करना है कि आपने कैसे हेल्प करी एंड आपने कैसे हेल्प मांगी। इट इज डैम इंपॉर्टेंट। अगर आप दूसरों की हेल्प नहीं लोगे यार, तो उसको लगेगा कि आप दूसरों को कुछ समझते ही नहीं हो, तो आपके अंदर कुछ ईगो का फैक्टर है। तो आपको वो बिल्कुल नहीं दिखाना है, वो एक रेड फ्लैग है। सो ऑलवेज ट्राई टू शो हिम दैट आप हेल्प करते भी हो और आप हेल्प लेते भी हो। तो आप बता सकते हो कॉपरेशन का कि आप कैसे अपने आप जब बिजी रहते थे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ाई करने में, तो कैसे आप अपने भाई से हेल्प मांगते थे इन ऑर्डर टू डू द हाउस होल्ड वर्क्स। आपका कैसे असाइनमेंट कंप्लीट होता है स्कूल या कॉलेजेस में जब आप बिजी थे कोई अदर एक्टिविटीज़ में। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमने हेल्प मांगी है पर हम भूल जाते हैं। तो रिलीव करिए। आप क्वालिटीज़ लिख रहे हो ना, तो उस क्वालिटीज़ के आगे आप उसकी डेफिनेशन मत लिखो, आप इंसिडेंट्स लिखो। बहुत ही गोल्डन टिप मैं ये दे रहा हूँ। आप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जब 15 लिख रहे हो, वो 15 के आगे आपको आपके इंसिडेंट्स लिखने हैं। कि मैं कॉपरेशन लिखा आपने, उसके आगे आपको लिखना है कि आई टुक हेल्प फ्रॉम दिस फ्रेंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस। जब आप ये लिखोगे आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, अच्छा ये कॉपरेशन होता है क्योंकि मैंने हेल्प ली थी और मैंने हेल्प दी थी। आई होप आप समझ गए होगे। तो ये हो गया कॉपरेशन। एंड स्टार्ट राइटिंग योर इंसिडेंट्स इन फ्रंट ऑफ योर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो आप लिख रहे हो। नेक्स्ट चीज हो जाती है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू टेक द ओनरशिप ऑफ द वर्क। इसका मतलब सिंपल होता है कि आपने अगर कोई काम करा है तो आप बोल रहे हो कि सर ये मैंने काम करा है एंड इसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी मैं लेता हूं। अगर ये करेक्ट हुआ तब भी, अगर ये रॉन्ग हुआ तो भी। ये क्वालिटी कैसे चेक होती है, वो आपको बोलेंगे कि आप फेल हुए थे ये एग्जाम में, क्यों एग्जाम में फेल हुए थे, आप ये चीज़ें में फेल क्यों हुए थे। और वो चेक करते हैं कि क्या आप बोल रहे हो कि वो आपकी गलती थी। माई फ्रेंड, डू नॉट से कि वो आपकी गलती नहीं थी, बिकॉज फेलियर आपका है। आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी कि सर मैं फेल हुआ था बिकॉज मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं थी, मैं पैनिक कर गया ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक इज द बिगेस्ट थिंग एन इंडिविजुअल कैन डू। सो माई फ्रेंड, प्लीज एक्सेप्ट एंड टेक फुल ओनरशिप ऑफ योर डिसीजन। ठीक है। तो आपको ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बताना पड़ेगा, साइकोलॉजी टेस्ट में लिखना पड़ेगा कि उसने ओनरशिप लिया वो टास्क का, और वो जब उसने किया तो उसने थैंक करा अपने टीममेट्स को, उसने ग्रैटिट्यूड शो करा। आप अपने लाइफ में भी देख सकते हो कि कहाँ कहाँ आपने ओनरशिप ली है। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो, आप हारे हो, तो बोलो कि मैं हारा था
मैंने फिर कैसे प्रैक्टिस करी और कैसे मैं जीता। हमेशा अपना ग्राफ नीचे ले जाओ और फिर उसको ऊपर की तरफ ले जाओ। ये एक बहुत ही अच्छी टिप है। आप हमेशा अपना डाउनफॉल जब दिखा रहे हो तो उसके बाद आपको अपना प्रोग्रेस इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करना है कि ऑफिसर्स को भी लगे यार ये ऐसे नीचे जाके कितना ज़्यादा इसने मेहनत करके ये उठा है। तो ऑलवेज शो योर डाउनफॉल, बट उससे ज़्यादा उनको शो करो कि कैसे आपने इम्प्रूवमेंट करी इन ऑर्डर टू चेंज द रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, हमने सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है, तो चलो अब हम चलते हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर, जो है सोशल इफेक्टिवनेस। एंड इसके अंदर आ जाता है बेसिकली आप कैसे इफेक्टिव हो इन द वेज ऑफ इंटरेक्शन, इन द काइंड ऑफ आप कैसे घुल मिल पाते हो विद द पीपल अराउंड यू। तो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। इज फर्स्ट क्वालिटी विच द ऑफिसर्स चेक इज द इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव में बेसिकली होता है कि आप कैसे इनिशिएटिव लेते हो इन द एक्टिविटीज़। आप कैसे ये शो कर सकते हो इन द प्रोसेस। सो बेसिकली आप बता सकते हो कि सर ये अनाउंसमेंट हुई और मैंने वॉलेंटियर किया था इस एक्टिविटी के लिए, मैंने ग्रुप बनाया था इन ऑर्डर टू डू द ग्रुप प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जब आप ऐसे बताते हो उनको तो उनको लगता है कि आपने इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, और एसएसबी में भी आपको इनिशिएटिव लेना है। अगर आपको पता है कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप कॉमन स्टोरी दे सकते हो या जीपी सॉल्यूशन दे सकते हो, तो प्लीज डू इट। शो देम दैट यू हैव द इनिशिएटिव एंड कभी कभी बिकम अ फॉलोअर ऑल्सो। डू नॉट थिंक कि मेरे को हर एक्टिविटी में बस इनिशिएटिव ही लेना है। बहुत सारी कोचिंग इंडस्ट्रीज में मैंने देखा यार, वो कोचिंग वाले बोलते हैं कि हमेशा आगे ही रहना है आपको टास्क में। क्यों भाई, क्यों? आप कभी कभी टास्क में पीछे भी आओ। आप यू बिकम अ फॉलोअर समटाइम्स, यू बिकम अ लीडर समटाइम, यू बिकम अ हेल्पर समटाइम। तो आप हर एंगल से जब आप सपोर्ट करते हो आप एक ऑलराउंडर बनते हो। एंड ऑफिसर इज अ ऑलराउंडर, ही और शी इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। उसको हर चीज के बारे में नॉलेज है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इनिशिएटिव। तो आप ऐसे इनिशिएटिव शो कर सकते हो इन दी एसएसबी इंटरव्यू। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके अंदर आ जाता है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन हिमसेल्फ। आप जो भी बात कर रहे हो, क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस है वो चीज़ रियल लाइफ में करने का भी। अगर आप बोल रहे हो कि आप बहुत करेजियस हो और जीटीओ टास्क में इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में आप एक टास्क स्किप कर देते हो और दूसरे टास्क की तरफ भागते हो, क्लियरली दिख रहा है वहां पे कि आपका करेज नहीं है, इसीलिए आप टाइगर जंप या कुछ कमांडो वॉक अवॉइड कर रहे हो। तो यार ये तो मिसमैच होगी पर्सनालिटी में। जब कॉन्फ्रेंस का दिन आएगा वो तीनों बैठेंगे, वो क्लियरली कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो आप अपने आप को, तो रिकमेंड नहीं होगे। अब आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप बोल रहे हो कि करेज है तो आप करेज वाली चीज़ें करो भी इन दी एसएसबी। एंड सो सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर यही चीज़ें होती हैं कि आप कुछ भी चीज़ें प्रॉमिस कर रहे हो तो आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस दैट इज करेक्ट। एक और तरीके से आप एसएसबी इंटरव्यू में ये चीज़ दिखा सकते हो सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप बोल सकते हो कि यार मैंने वॉलेंटियर करा था ये एक्टिविटी के लिए बिकॉज मुझे पता था कि आई डू गुड इन दिस। आप बोल सकते हो कि मैं डिफेंस फोर्सेस में आना चाहता हूं बिकॉज मुझे एडवेंचर पसंद है सर। मैं ऑफिसर बनने आया हूं बिकॉज मुझे पता है कि मैं प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में अच्छा हूं। मैं प्लान कर सकता हूं, मैं अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूं, मैं अपनी टीम को गाइड कर सकता हूं, मेरे अंदर कम्युनिकेशन अच्छी है, मेरे अंदर नॉलेज अच्छी है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं दूसरों के ओपिनियंस को, इसलिए मैं ऑफिसर बनने आया हूं। ये सारी चीज़ें होती हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाने की। तो प्लीज़ मेंशन करो ये इंसिडेंट्स इन दी इंटरव्यू सो दैट उनको भी यकीन हो जाए कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आप जो बोलते हो आप उस पर स्टिक करते हो। मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था मेरे से कि आप एक एग्ज़ाम में बैठे हो, वहाँ चीटिंग हो रही है, तो आप क्या करोगे। मैंने जैसे ही उनको बताया था कि सर मैं ये बताऊंगा टू दी ऑर्गेनाइज़र की चीटिंग हुई थी, उन्होंने मेरे को कितनी बार मना करा कि आपका वो काम नहीं है बताना, माइंड योर ओन बिजनेस, वहाँ पे एग्ज़ाम लिखो और घर जाओ।
मैंने उनको बार बार बोला कि सर मेरे सामने अगर कुछ गलत चीज़ होती है तो मैं उसको टॉलरेट नहीं करता हूँ, एंड आई विल टेक हेल्प ऑफ सीसीटीवी कैमराज। वहाँ पे जो पानी देने आए थे बीच में, मैं उनकी हेल्प लूँगा, मैं अपने वहाँ पे जो टीचर्स होंगे मैं उनकी हेल्प लूँगा, बिकॉज टीचर ट्रस्ट मी। तो जब मैं इतने सेल्फ कॉन्फिडेंस से उनको आंसर दे रहा था कि मैं नहीं सर, आपका ओपिनियन में रिस्पेक्ट करता हूँ, बट अगर मैं हूँगा तो मैं, मेरी चीज़ें तो मैं करूँगा। तो जब आप अपने डिसीजन में इतने फर्म होते हो तो डेफिनेटली आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस उनको शो कर रहे होते हो। सो लाइक दिस यू कैन शो योर क्वालिटीज एंड इंसिडेंट्स इन दी प्रोसेस, एंड वो टिक कर देंगे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्वालिटी। नेक्स्ट क्वालिटी की बात करते हैं हम, वो हो जाएगा स्पीड ऑफ डिसीजन। कितनी जल्दी आप एक डिसीजन पे आते हो। ये आप कैसे शो करोगे इन द प्रोसेस, एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मैंने एक टॉक शो ऑर्गेनाइज करा, एंड मोमेंट पे टॉक शो वाले ने बोला कि मैं बीमार पड़ चुका हूं एंड आई विल नॉट कम फॉर द इवेंट। अब मैंने कितनी जल्दी डिसीजन बनाया, मेरे साथ ये हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो कैसे मैंने दूसरे जो मैंने बैकअप ऑप्शन रेडी रखे थे उसको मैंने कॉल करा, और मैंने कैसे उनको कन्विंस करा टू कम टू द वेन्यू, एंड मैंने कैसे वो टिकट्स बुक करी और उनको वेलकम करा, और कैसे हमने वो शो कंप्लीट करा ऑन टाइम। तो जब आप इस तरीके से आंसर्स करते हो, जब आप अपने इंसिडेंट्स बताते हो कि कब एक इमरजेंसी आई थी और उस इमरजेंसी में आपने कैसे अपने ऑल्टरनेटिव यूज़ करके वो इमरजेंसी को आपने ओवरकम करा, वो दिखाता है आपका ये क्वालिटी। स्पीड ऑफ डिसीजन आप तभी दिखा सकते हो जब आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर को या साइकोलॉजिस्ट को बता रहे हो थ्रू योर आंसर्स कि कैसे आपने इमरजेंसी के टाइम पे जल्दी रिएक्ट करा। जीटीओ को आप बता सकते हो जैसे ही पीजीटी चल रहा है, आपका स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, चेंज करो और दूसरे ऑल्टरनेटिव्स पे शिफ्ट हो जाओ। वहाँ पे जो स्टबन रहता है कि मैं तो यही आइडिया लगाऊंगा, पूरा ग्रुप बोल रहा है कि मत लगा यार, वो वर्क नहीं करेगा, पर वो लगाया जा रहा है, वो स्टबर्न है, तो ये लोग रिकमेंड नहीं होंगे यार। यू प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर आपका आइडिया वर्क कर रहा है इन्फ्लुएंस करो पहले कि जेंटलमैन प्लीज़ लिसन टू मी, आई हैव अ आइडिया, ये ऐसे लग सकता है बिकॉज मुझे लगता है कि ये रीजंस हैं। इसके बाद अगर ग्रुप ने बोला कि नहीं यार हम नहीं लगाना चाहते हैं, इट्स ओके। जीटीओ सर ने सुन ली यार, जीटीओ सर, कॉन्ग्रेचुलेशन माय फ्रेंड, जीटीओ सर ने सुन लिया है वो, और वो उन्होंने आपको पॉइंट दे दिए यार। एंड इसका ऑपोजिट हुआ, अगर आपने ये बोला और उसके बाद आप करने गए और आपसे नहीं हुआ, आपका पोपट हो गया, नो इश्यूज यार। जैसे ही नहीं लगा आप बोलो ओ जेंटलमैन आई थिंक मैंने गलत एनालाइज कर लिया, लेट अस गो फ्रॉम दिस पाथ। तो ये होता है स्पीड ऑफ डिसीजन यार, है ना। एक इसमें एक कैच है कि ये भी नहीं हो सकता कि आप बिना सोचे समझे डिसीजन ले रहे हो और फिर उस पर मुकर जा रहे हो, ये नेगेटिव क्वालिटी होती है। ऑलवेज टेक अ डिसीजन विद फुल कंफर्मेशन। आपको 2-3 बार एनालाइज करना है कि जो आप डिसीजन ले रही हो वो करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। रीज़न सोचो, डिसीजन बनाने से पहले रीज़न सोचो, जैसे ही रीज़न आपको ठीक लग रहा है, आपकी गट फीलिंग सही बोल रही है, लॉजिकली आप सही सोच रहे हो, वो रीज़न दे के वो इम्प्लीमेंट करो। होगा नहीं होगा, टेक द फुल ओनरशिप। नेक्स्ट क्वालिटी हो जाती है अबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। एज द नेम सजेस्ट, आप कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपने ग्रुप को इन ऑर्डर टू फॉलो योर एक्शंस। ये आप पीपी एंड डीटी में देख सकते हो कि जब एक कॉमन स्टोरी बनानी होती है तो आप कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपने ग्रुप को कि आपका वो आइडिया ले कॉमन स्टोरी के लिए। ये आप कैसे शो करोगे यार प्रोसेस में, बहुत ईजी होता है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैंने हाफ टाइम के बाद बोला कि एक सब्स्टिट्यूशन होगा, मेरी पूरी टीम ने मेरे को मना करा यार क्यों सब्स्टिट्यूशन करना है, देर इज़ नो नीड, बट आई गेव अ गुड रीजनिंग बिहाइंड इट। मैंने बोला कि यार मुझे एक फिनिशर चाहिए, मुझे एक स्ट्राइकर, इस स्ट्राइकर की फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है बट उसकी है, इसकी शूटिंग अच्छी है बट मेरे को अभी शूटिंग का दिख रहा है यार यहाँ पे बहुत टाइट स्पेसेस हैं, मुझे एक फिनिशर चाहिए तो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। जब ये रीजनिंग दिया तो सर मेरी टीम वालों ने बोला यस प्रकाश लेट्स डू इट, एंड हम वो मैच जीत गए। जब मैं ये कहानी बताऊंगा इन दी इंटरव्यू
मेरे को पॉइंट्स मिलेंगे यार, मेरी ये क्वालिटी टिक बॉक्स हो रही है। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप मेरा टिक हो गया। तो ऐसे ही आपको इंसिडेंट्स याद करने हैं अपने लाइफ के बारे में कि कैसे आपने इन्फ्लुएंस करा है। यू नो कोई भी एक्टिविटी हो रही है, हम संडे को खेलने जाते हैं, तो कैसे मैंने इन्फ्लुएंस करा मेरे फ्रेंड्स को कि आओ हम खेलते हैं, संडे है। मैंने बुकिंग करी, मैंने उनको बुलाया ग्राउंड पे, हमने खेला, फिर हमने साथ खाना खाया, हमने मस्त मोमेंट्स क्रिएट करे, एक दूसरे की हेल्प करी, स्ट्रेचिंग में, कूल डाउन में। यार ब्यूटीफुल स्टोरी, साइक में लिखो ब्यूटीफुल, इंटरव्यू में बताओ उन कितनी सारी क्वालिटीज़ आपकी चेक हो रही हैं। सो प्लीज़ शेयर योर इंसिडेंट जहाँ पे आपने डिसीजन मेकिंग दिखाई है, आपने इन्फ्लुएंस करा है पीपल को। ठीक है, तो जब आप ये सब चीज़ें बताओगे तभी वो आपकी क्वालिटीज़ उनको शो होगी। एंड नेक्स्ट क्वालिटी आ जाती है लाइवलीनेस। लाइवलीनेस का मतलब होता है आप कितने चेयरफुल रहते हो अंडर द स्ट्रेस। ये आप कैसे दिखा सकते हो, जब भी आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाला जा रहा है इन दी एसएसबी, आपको स्माइल करना है, आपको शो करना है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, आप इंजॉय कर रहे हो प्रोसेस को। तो ये चीज़ें बहुत लोग मिस करते हैं बिकॉज वो डेस्परेट होते हैं सिलेक्शन के लिए। तो वो या तो गुस्सा कर जाते हैं, या तो उनके अंदर पैनिक आ जाता है, या वो डर जाते हैं इंटरव्यू में, या तो वो अपनी ईगो दिखाते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि लाइवलीनेस भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। अगर आपके अंदर लाइवलीनेस नहीं है तो आप फेलियर के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाओगे। एंड ये आप दिखा सकते हो, आप जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको फेलियर्स के बारे में बोल रहा है, तो आप उनको बताइए सर इट्स ओके, मैं फेल हो गया तो क्या हो गया, आई हैव लर्न दीज थिंग्स। एक लिस्ट बना लो यार, बता दो उनको कि ये क्वालिटीज़ मैंने सीखी यार आफ्टर माई फेलियर। व्हेन आई फेल्ड इन द एग्जामिनेशन आई लर्न टाइम मैनेजमेंट, आई लर्न हाउ टू स्ट्रेटेजाइज, आई लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट माई टाइम, एंड दैट इज द रीजन वाई आई फेल्ड। इट्स ओके सर, आई हैव लर्न दीज क्वालिटीज, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई फेल्ड, क्योंकि मैं ये क्वालिटीज़ नहीं सीख पाता। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, सक्सेस से कोई नहीं सीखता यार। मेरे को जितनी भी सक्सेस मिली है, मैं फुटबॉल टीम में भी सिलेक्ट हुआ था, मेरी यूनिवर्सिटी के लिए साउथ जोन गए थे हम लोग, वो मेरा सक्सेस था, पर मैं उससे कुछ नहीं सीखा। मेरे को एक भी क्वालिटी याद नहीं आती जो मैंने वो, जब एक रिजल्ट आया था तो उसमें शॉर्टलिस्ट होती है टीम, तो उसमें मेरा नाम था, मेरी कोई क्वालिटी वहाँ पे मैंने नहीं सीखी। बट मैं जब एक कॉर्पोरेट का इंटरव्यू में फेल हुआ था तो मैंने कितनी सारी क्वालिटी सीखी थी यार। कैजुअल बिहेवियर, टाइम मैनेजमेंट, पता ही नहीं है इंटरव्यू में क्या पूछने वाला है, प्रिपेयर्डनेस, इतनी सारी चीज़ें सीखा मैंने। और जब मैंने ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बताया कि सर आई लव फेलिंग, बिकॉज फेलियर से ही मुझे सीख मिलती है एंड आई नेवर रिपीट माई मिस्टेक्स, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को भी यकीन हो गया था कि यार इस बच्चे को फेल होने से डर नहीं लगता, बट रिपीट करने से डर लगता है। मैं अपनी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करता हूँ, एंड आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ रिपीटिंग माई मिस्टेक्स, एंड आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई मिस्टेक्स। जब आप ऐसे क्वालिटीज़ बताते हो तो ऑटोमेटिकली चेक बॉक्स चेक होते रहते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपने इंसिडेंट्स लिख रहे हैं और ऐसे आप अपने इंटरव्यू में बता रहे हो, सो दैट आपकी क्वालिटीज़ चेक होते रहे। तो चलो यार, अब हम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, डायनामिज्म। ये क्या होता है यार? ये एक फिजिकल स्ट्रेंथ होता है या मेंटल एंड लिम्स का कोऑर्डिनेशन होता है। इसके अंदर तीन क्वालिटीज आती है, डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्टैमिना। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला हो जाएगा डिटर्मिनेशन। एज द नेम सजेस्ट, आपने कुछ ठान लिया है तो उसके बाद आप कितनी शिद्दत से उसको करते हो। अगर मैंने ठान लिया है कि मेरे को ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्या मैं एक दो फेलियर्स के बाद वो एग्ज़ाम अपीयर करना छोड़ देता हूँ? कि मैं डिटरमाइंड रहता हूँ कि अगर मैंने स्टार्ट करा है तो मैं इसको एंड करूँगा। सो दिस इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन इन दी प्रोसेस। एसएसबी प्रोसेस आप बता सकते हो कि कहाँ कहाँ आपने डिसीजन मेकिंग करी थी और आप पूरी दिल से आपने प्रिपेयर करा था और उसको अकम्प्लिश करा था। मैंने ठाना था कि सर मेरे को वो टीम में सेलेक्ट होना है, मैंने कैसे प्रैक्टिस करी, मैंने कैसे अच्छी मील ली, मैंने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी
का कैसे मेक श्योर करा, मैंने अपनी स्ट्रेंथ पे कैसे काम करा, एंड मैं कैसे वो सिलेक्शन पा गया। अपने फेलियर को दिखाओ, सक्सेस को दिखाओ, ऑटोमेटिकली डिटर्मिनेशन इवेल्युएट हो जाएगी। सो दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ शोइंग द डिटर्मिनेशन। जीटीओ टास्क में दिखाओ कि आप डिटरमाइंड हो इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द टास्क। आपको कभी भी डिस इंटरेस्ट शो नहीं करना है कि यार क्या चल रहा है ये। ग्रुप डिस्कशन में शो करो कि आप इंटरेस्टेड हो नए नए पॉइंट्स देने में। किसी से लड़ने का आपको कोई शौक नहीं है, आपको न्यू पॉइंट्स देने का शौक है। अगर कोई बच्चा रॉन्ग फैक्ट्स बता रहा है, आप रिस्पेक्ट करो उसको। जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू ऐड दैट रिसेंटली ये फिगर्स हुए थे, न्यूज़ में ये फिगर्स बताए गए थे। इतने पोलाइटली से जब आप उसको रिस्पेक्ट करके उसके पॉइंट को उसको करेक्ट करोगे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल लव इट। सो स्टार्ट इनकलकेटिंग दीज थिंग्स एंड श्योरली आप उसको डिटर्मिनेशन शो करोगे। नेक्स्ट हो जाएगा करेज। करेज, आप सबको पता है करेज क्या होता है। सो बेसिकली करेज आप दिखा सकते हो जब आप उसको बता रहे हो कि आप कैसे न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे इंटरव्यू में जब मुझे पूछा गया था कि आप नई चीज़ें कहाँ कहाँ गए हो हैदराबाद में, तो मैंने उनको बताया था सर मैं ये एडवेंचरस थिंग्स करता हूँ। तो जब आप उनको ऐसे बताते हो कि आप एडवेंचरस थिंग्स करते हो, तो ऑटोमेटिकली उनको लगता है यार ये ही इज़ नॉट स्केर्ड, ही जस्ट डोंट वॉन्ट टू सिट एट होम। आई विल टेल यू, दिस इज़ अ वेरी गुड टिप आई एम टेलिंग यू। फौज में जाओगे, आपको चार दीवारी के अंदर बैठने का टाइम नहीं मिलेगा। आपको हमेशा आउटडोर एक्टिविटीज़ ही करनी है, आपको अपने माइंड को बिजी रखना है। नेवर एवर से इन द इंटरव्यू और इन द प्रोसेस कि आप आउटडोर एक्टिविटीज़ से डर लगता है आपको। हमेशा उनको बताओ कि आप कैसे न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर करते हो, न्यू थिंग्स को लर्न करते हो। इससे आपका लर्निंग एटीट्यूड शो होता है और करेज भी आपका शो होता है कि आप न्यू चीज़ करने से डरते नहीं हो। यू आर ऑलवेज एक्साइटेड टू टेक द इनिशिएटिव। आप हर टास्क में आगे रहते हो। आप एंड आप ये भी शेयर कर सकते हो कि बेसिकली वंडरला गए थे, तो वहाँ पे राइड्स थी, तो आप शो कर सकते हो कि वो राइड में सबसे पहले मैं जाके उनको डेमो दिखाया। मैं एनसीसी में था तो मैंने डेमो दिखाया सर कि कैसे ड्रिल की जाती है। जब हम ग्रुप डिस्कशंस कर रहे थे तो मैंने उनको दिखाया कि मैंने अपने टीम मेंबर्स को बताया कि कैसे आप अपने पॉइंट्स अच्छे से दे सकते हो। ये सारी चीज़ें जब आप बताओगे तो यार ऑटोमेटिकली वो देख रहे हैं कि आप डरते नहीं हो वॉलंटियर करने से, आप डरते नहीं हो डेमो दिखाने से, आप डरते नहीं हो इनिशिएटिव लेने से। सो दीज थिंग्स आर टेस्टेड इन द करेज। नाउ जेंटलमैन, 14 क्वालिटीज हो चुकी हैं, बस एक क्वालिटी बची है, वो होता है स्टैमिना। स्टैमिना इज नॉट अबाउट फिजिकल स्टैमिना, इट इज मेंटल स्टैमिना टू, माय डियर फ्रेंड। आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि सर मैं जब लंबे लंबे घंटों तक पढ़ता हूं, उसके बाद भी सर आई एम नॉट टायर्ड। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो ज़ील है टू क्रैक द एग्जामिनेशन। मेरा बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ कि एसएसबी इंटरव्यू जब मुझे क्वेश्चंस पूछा जाता है तो मैं समझ जाता हूँ मेरे को अपना स्टैमिना दिखाना है। तो मैं उनको सिंपल बताता हूँ, सर जब भी मैं ट्रैकिंग्स पे जाता हूँ या मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो मैं इतने टाइम तक खेलता हूँ, मैं 90 मिनट्स के गेम्स खेलता हूँ। मैं ट्रैकिंग पे जाता हूँ तो मैं बिना ब्रेक्स लिए वॉक करता हूँ। तो इससे क्या होता है यार, आप अपना स्टैमिना दिखा रहे हो फिजिकली। और मेंटल स्टैमिना के लिए मैं बोलता हूँ कि सर मैं ये एक टाइम पे 2-3 चीज़ें पढ़ता हूँ। मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ, मैं एकेडमिक्स और अपने स्पोर्ट्स को दोनों को बैलेंस करके चलता हूँ। इससे मेंटल स्टैमिना दिखता है कि ये एक ही टाइम पे मल्टीपल चीज़ें भी संभाल पाता है। इसका मेंटली ये इतना एफिशिएंट है कि ये 2-3 चीज़ों को संभाल सकता है। आप दिखाओ कि आप इतना ज़्यादा पढ़ते हो, उसके बाद भी आप अपनी एक्टिविटीज़ कर लेते हो। तो जब आप ऐसी चीज़ें इंसिडेंट शेयर करोगे तो उनको आपके स्टैमिना के ऊपर कभी भी डाउट नहीं होगा। एंड प्लीज़ रिमेंबर, इट इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्टैमिना वी आर टॉकिंग अबाउट। सो देयर यू हैव इट। आपको 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के बारे में पूरी नॉलेज मिल चुकी है। आपको हर एक क्वालिटी के बारे में आप पता है कि वो क्वालिटी क्या होती है और उसको कैसे टेस्ट किया जाता है एंड उसका क्या यूज़ केस है इन द रियल लाइफ।
आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को, बिकॉज बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है ये वीडियो। आज मैंने बहुत लोगों को देखा यार, उनको पता ही नहीं रहता है कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ क्या होती हैं एंड उसको कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ दी ऑफिसर्स। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी होगी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये वीडियो इतना अच्छा एंड इतना ब्यूटीफुल बना है। आई एम वेरी हैप्पी एंड share this video to the friends, to your SSB friends who are preparing for the SSB. And that's it for today. All the best to you, and I'm praying for your success. So don't worry at all. Keep working hard, keep utilizing your time, and definitely you'll get the recommendation. So Jai Hind and goodbye.